दुनिया की कूटनीति अभी तक जरूरत और फायदे के आधार पर चलती थी, लेकिन भारत की G20 अध्यक्षता वाले इस साल में काफी कुछ बदला है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। G20 की अध्यक्षता जब से भारत ने शुरू की थी, तब से जो बदलाव हुए थे, जो एक से एक ऐसे कदम नजर आते थे जिन्हें पूरी दुनिया केवल देखती रह जाती थी, आज G20 के शिखर सम्मेलन के समापन के साथ उसकी चर्चा जरूरी हो जाती है। चर्चा इस बात की जरूरी हो जाती है कि अफ्रीकी देशों के यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया गया। चर्चा इस बात की जरूरी हो जाती है कि जिस एक शब्द युद्ध को लेकर दुनिया के दो खेमे यहां पर कोई भी कंसेंसस नहीं होने देते थे, आखिर वहां पर भारत ने कूटनीतिक विजय कैसे हासिल की है। आज भारत के हार्ड पावर उस कूटनीति की और साथ ही सॉफ्ट पावर यानी सांस्कृतिक विरासत जो कि दुनिया के सामने पेश की गई है, आज उसकी संपूर्ण तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। One family, one future. That's the focus of this G20 summit. I would like to thank very much to Prime Minister Modi and to thank to the Indian people. We are one earth, one family, and we share one future. G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this. आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो, संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। G20 सम्मेलन का समापन हो गया, लेकिन इन 2 दिनों में विश्व गुरु भारत ने पुराने दिग्गजों के सामने अपने रुतबे का ऐलान किया है। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले इकलौते देश ने पृथ्वी पर एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य के सपने को जिंदा किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। Sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future for that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. विकसित और गरीब देशों के बीच प्रगतिशील भारत ने जिस पुल का निर्माण किया है, उसने तरक्की की राहें खोलकर वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को सच बना दिया है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लीडर भारत की मेहमान नवाजी के जरिए अतिथि देवो भव के खुद गवाह बने। G20 के इतिहास में भारत की अध्यक्षता अब तक की सर्वश्रेष्ठ मानी जा रही है। आंकड़े खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। पिछले G20 सम्मेलनों से तुलना करें तो इस बार भारत की अध्यक्षता में 112 आउटकम या डॉक्यूमेंट्स पर सहमति बनी।
इससे पहले 2017 में 60 आउटकम ही निकले थे। इस साल 73 परिणाम दस्तावेज यानी आउटकम डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सदस्य देशों के मंत्रियों की ओर से बीते महीनों में देश के अलग अलग शहरों में हुई बैठकों में बनी सहमति पर तैयार हुए हैं। इन्हें लाइन ऑफ एफर्ट दस्तावेज कहते हैं। वहीं 39 संलग्न दस्तावेज हैं, जिन्हें अध्यक्षीय दस्तावेज कहा जाता है। This has been the most ambitious presidency in G20's history ever, because the number of outcomes it has, both the outcomes and the annex documents, are about 112, which is more than 2.5 times which has ever been achieved before. दुनिया भारत की ओर देख रही है, क्योंकि ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का गठन है। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को G20 के स्थायी सदस्य के तौर पर मान्यता मिली। मिडिल ईस्ट और यूरोपियन यूनियन को जोड़ते हुए एक रेल और शिपिंग नेटवर्क का ऐलान किया गया। और सबसे बड़ी बात, पहले ही दिन दिल्ली घोषणा पत्र के सभी बिंदुओं पर सभी देशों की पूर्ण सहमति प्राप्त हुई। G20 में भारत की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 साल में जितने भी सम्मेलन हुए हैं, उन सब के मुकाबले भारत में हुआ G20 सम्मेलन कई गुना बेहतर रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन से भारत को और भारत के जरिए दूसरे सदस्य देशों को क्या हासिल हुआ। भारत की अगुवाई और बाकी सारे देशों का साथ बहुत मुश्किल होता है। एक विचार, एक बात पर सबको सहमत होना, लेकिन जिस तरीके से भारत ने नेतृत्व किया है, ये संभव हुआ और दिल्ली डिक्लेरेशन तैयार किया गया। क्यों इसको इतना अहम माना जा रहा है, इसमें क्या क्या है, वो हम आपको बताते हैं। आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यह मुस्कान भारत की जीत की कहानी कह रही है। उनकी आंखों का आत्मविश्वास बता रहा है कि जो हुआ है वो ऐतिहासिक लम्हा है। G20 समिट के पहले ही दिन सभी देशों ने दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन को अपना लिया है। All those 8 paras have 100% acceptance. All countries have unanimously supported the New Delhi Leaders Declaration. हम आपको बताते हैं 37 पन्नों के नई दिल्ली डिक्लेरेशन में किन बातों पर सभी देशों की सहमति बन गई है और भारत की विदेश नीति के लिए क्यों ये एक बड़ी जीत है। घोषणा पत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। यूक्रेन जंग पर सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने पर जोर दिया गया। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी देना अस्वीकार्य माना गया। सभी देशों से क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का आह्वान किया गया। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरे के रूप में उल्लेख किया गया। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई। आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह और राजनीतिक समर्थन से वंचित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया गया। व्यक्तियों, धार्मिक प्रतीकों और पवित्र पुस्तकों के विरुद्ध धार्मिक घृणा के सभी कार्यों की कड़ी निंदा की गई। मजबूत और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हरित विकास समझौते को मजबूत करने पर बल दिया गया। जाम्बिया, घाना और श्रीलंका जैसे विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और जरूरतों पर ध्यान देने पर आम सहमति बनी। सभी महिलाओं और बालिकाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार करते हुए लैंगिक समानता पर बल देने की बात की गई। छोटे और हल्के हथियारों की अवैध तस्करी के बारे में चिंता व्यक्त की गई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसी संस्थाओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की भी प्रतिबद्धता जताई गई। जब G20 कंट्रीज का जो ये एजेंडा बना है, तो इसका मतलब ये है कि ये 20 कंट्री एग्री करते हैं
कि हमारे जो आने वाले समय में हमारा एजेंडा ये होगा और उस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, लोगों की प्रॉस्पेरिटी में जहाँ जहाँ इश्यूज आ रहे हैं उसको एड्रेस किया। टेररिज्म को बहुत बड़ा इशू किया है, जेंडर इक्वलिटी की बात की है, फूड सिक्योरिटी की बात की है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, एनवायरनमेंट की बात हुई है, ग्रीन हाउस एनर्जी की बात हुई है। तो ये सारे इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं और इन सब इश्यूज में इंडिया का इंटरेस्ट है। इंडिया भी आज की डेट में डेवलप्ड नेशन की नॉक कर रहा है। सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली घोषणा पत्र पर रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन भारत की मेहनत से सभी पक्षों में सहमति बन पाई। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। दरअसल G20 सर्वसम्मति के सिद्धांत के तहत कार्य करता है। रूस और चीन दोनों बाली घोषणा पत्र में यूक्रेन संघर्ष को लेकर 2 पैराग्राफ पर सहमत हुए थे, लेकिन इस साल वो इससे पीछे हट गए, जिससे भारत के लिए मुश्किलें पैदा हो गई। लेकिन भारत की कोशिशों की बदौलत आखिरकार रजामंदी बन गई। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसा ट्रेड रूट जो सीधे तौर पर चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को टक्कर देता है। एक ऐसा ट्रेड रूट जो भारत से शुरू होकर यूरोप तक जाएगा। इसके क्या मायने हो सकते हैं ये तो हम आपको समझाते हैं, लेकिन चीन को इससे परेशानी क्या हो सकती है वो भी समझाते हैं। PGII आने वाले समय में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. I just want to thank Prime Minister Modi for organizing this meeting. This is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberation. ये पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। ये ऐलान एक नई शुरुआत है। ये ऐलान एक गांठ है। भारत से यूरोप तक जिस ट्रेड रूट को बनाने का प्लान पेश किया गया है वो पश्चिम एशिया से होकर गुजरेगा और तैयार हो जाने पर चीन के मॉडर्न सिल्क रूट की काट साबित होगा। इस ट्रेड रूट को भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारा नाम दिया गया है। इसकी अगुवाई भारत और अमेरिका मिलकर करेंगे, जिसके तहत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर काम होगा। ये ट्रेड रूट भारत को यूरोप से जोड़ेगा, जिसमें पश्चिम एशिया से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब और यूरोप से यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली और जर्मनी भी इसका हिस्सा होंगे। जानकारों का मानना है कि इस ऐलान के बाद चीन के विस्तारवादी एजेंडे को जबरदस्त झटका लग सकता है,
क्योंकि ये उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट माना जा रहा है। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। दरअसल चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 100 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। खाड़ी देश भी चीन का टारगेट रहे हैं, जिस पर अब इस कॉरिडोर के बनने से ब्रेक लग सकता है। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future of a greater, that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. यूरोप और अरब देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका और भारत विशाल रेलवे प्रोजेक्ट और शिपिंग कॉरिडोर ला रहे हैं। इस मेगा प्लान में भारत, अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब तो शामिल हैं ही, साथ ही फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन भी है। फिलहाल 8 देश इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा हैं। इस डील के बेशुमार फायदे हैं और इसे 10 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। I just want to thank Prime Minister Modi for organizing this meeting. We are committed, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. जल से लेकर जमीन तक चीन के विस्तारवाद को घेरने का ये प्लान है। भारत, अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर चीन को चौतरफा पटखनी देने की रणनीति बना चुके हैं। मंशा साफ है, चीन की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना वन बेल्ट वन रोड पर चोट करने की। चीन इस प्रोजेक्ट के जरिए पूरी दुनिया में सड़क, रेलवे और समुद्री रास्तों का जाल बुन रहा है। लेकिन इस बार चीन के खिलाफ बड़ी योजना तैयार हुई है। इसमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की प्लानिंग भी है, पोर्ट कनेक्टिविटी भी है। खाड़ी देशों में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते ही समुद्री बंदरगाहों के जरिए भारत भी इस नेटवर्क से सीधे जुड़ जाएगा, जिससे भारत को व्यापार में कई गुना फायदा होगा। जिस तरह के जब ये कॉरिडोर बनते हैं तो एक तो पहले जब कॉरिडोर की डेवलपमेंट होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, जो अपने आप में बहुत कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन इससे जो व्यापार में जो सहायता मिलेगी वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होगी। मैं इसके व्यापार के अलावा इंडिया की सिक्योरिटी के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो आज की डेट में हमारी जो मिडल ईस्ट से कनेक्टिविटी है वो सारी अदरवाइज पाकिस्तान के थ्रू जाती है, तो अब ये दूसरा रास्ता हमारा चैनल खुल जाएगा, खुलने का होगा। इस डील के होने से व्यापार में समय और लागत कम हो जाएगी, जिससे कारोबार सस्ता होगा। इस योजना का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से होते हुए भारत से यूरोप तक रेलवे के नेटवर्क को फैलाना है। इस योजना के जरिए बंदरगाहों को जोड़ना है। रेल कॉरिडोर से भारत और यूरोप के बीच कारोबार में लगभग 40% का इजाफा होगा। कॉरिडोर से विकासशील देशों को बड़ा फायदा होगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंडिया से वाया अरेबियन सी टू दुबई शिपिंग लाइन, उसके बाद दुबई से ये अल जदा, फिर अल अदिती जो सऊदी अरेबिया में, अल अदिती जॉर्डन में, और हाइफा दैट इज इन इजराइल, एंड उसके बाद इजराइल से ग्रीस तक मेडिटेरियन से शिप में। तो वी हैव डन अ मास्टर स्ट्रोक। कैसे? टर्की को हमने अवॉइड कर दिया। नंबर 2 अरब,
वर्ल्ड को और इजराइल को हमने जोड़ दिया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, तो पूरी विश्व को अंडरस्टैंड करना चाहिए, मतलब वहाँ पर इतने प्रॉब्लम्स हैं। तीसरा, हमने जो रेड सी के थ्रू हमारी जो शिप जाती थी वो ओवरकम कर दिया। छोटी छोटी जगहों से बड़ी बड़ी जगहों से कहां से भी आए अपनी कला का नमूना पेश करने के लिए यहाँ पर दुनिया के सामने। लेकिन देखिए क्या क्या क्रिएटिविटी यहाँ पर, ये बिहार का स्टॉल है जहाँ पर ये सारी चीजें आपको, बिहार में भी ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं कि एक भाषा बोली जाती है जबकि जगह जगह की बोली अलग वहां पर होती है। यहाँ मेहमान आते हैं तो सामने ही सामने ये देख लेते हैं आप। हाँ जी बिल्कुल, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है कि लोग यहाँ पर बना रहे हैं वही चीजें, प्रोडक्ट हम उन्हें बेच भी रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स क्या रहा है? लोगों को बहुत पसंद आती हैं और सबसे ज्यादा जो पसंद आ रहे हैं वो दुपट्टे और साड़ियाँ हैं जिन पे आप देख सकते हैं पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये सब हैंडवर्क है। G20 के बारे में इससे पहले सुनी थी आप? नहीं मैम, नहीं सुनी। आप कहाँ के रहने वाले? मधुबनी के। मधुबनी से आई हैं आप और मधुबनी ही बना रही हैं? हाँ। लोग मधुबनी के? हाँ, मिथिला पेंटिंग कर रही हूँ मैं। हाँ। तो G20 कभी नहीं सुनी थी? नहीं मैम। यहाँ पर आ रही थी, बोला कि G20 में लगाएंगे स्टॉल, तो तब पता चला? हाँ। अब कितने विदेशी आए? बहुत आए। लोगों को अच्छा लग रहा है? हाँ। आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर G20 के डेलीगेट्स जब आते हैं, बहुत छोटी छोटी जगहों से ये सब आए हुए हैं, आपको लग रहा है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सबके लिए? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि इतना बड़ा मंच है, नॉट ओनली फॉर देम बट फॉर द होल कंट्री, कि जो भी यहाँ पर आ सका है उनके लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा एस्पिरेशनल एस्पेक्ट है, क्योंकि ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स, अपने गाँवों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि 8 स्टेट्स यहाँ पर एक साथ फोकस नॉर्थ ईस्ट के अंडर, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी वन स्टेट बट द एंटायर रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो कि भारत का एक बहुत ही अहम अंग है। स्वयं सेवक महिलाओं का समूह है ये, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, और उसके जरिए आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको देश के अलग अलग हिस्सों की कला दिख जाएगी। आप उत्तराखंड से? जी, मैं उत्तराखंड से हूँ। ये हमारे समूह द्वारा बनाई गई महिलाओं से ये सब ये भी है। Do you like it? Yes, I like it. It is women's self-help groups who have made this. Okay. You like? That's very nice. It's beautiful. I take it. It's handmade. Yeah. Yes. Yes, it's very nice. It is. We have beautiful stuff in India. Yes. You're from Turkey? Yes, I am from Turkey. जो विदेशी मेहमान हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उन्होंने देखा है आप लोग जो काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो आते हैं, देखते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। तो कहते हैं कि बोले हमने यहाँ पहली बार ये ट्राइबल आर्ट इंडिया का देखा है। आपको लग रहा है कि एक अच्छा मंच मिला है आप? जी, ये हम लोग आदिवासी है, हम बहुत इंटीरियर से आते हैं, गुजरात की पहाड़ियों में से आते हैं, हमको तो मालूम ही नहीं G20 क्या होता है। तो आज हमको यहाँ आके मोदी जी के माध्यम से हमको मालूम पड़ा कि G20 मतलब के देश के लिए इतना बड़ा एक काम चल रहा है, काम करते हैं देश के लिए, भारत के लिए काम करते हैं। तो ये मंच के ऊपर आके ही हमको मतलब मिला कि ये विश्व में भी इस तरह का इवेंट होता है। नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स यहाँ पर अपनी कला का नमूना पेश कर रहे हैं। डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं उन्होंने देखा? हाँ जी, G20 के डेलीगेट्स? यस मम्मी, हाँ जी। आप लोग को लग रहा है कि ये अच्छा मौका था आप सबके लिए? बहुत अच्छा मौका था हम लोग के लिए, सबके लिए। हम लोग का जो क्राफ्ट्स लेके आए हैं, जो आर्टिसंस वीवर्स जो इन्होंने बनाए हैं, हम लोग को दिखा पाए हैं, लोग को बहुत खुश हुआ। लगभग कितने देश के लोग आ गए होंगे? लगभग 8-10 तो होंगे। जी।
अलग अलग देश, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यताएं, लेकिन उन सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब पहुंचते हैं और उनके चेहरों पर वैसी ही संतुष्टि भरा मुस्कान रहता है, तो इसे देखकर यह समझना होगा कि भारत ने मेहमान नवाजी में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। और इसके साथ ही भारत की पूरी संस्कृति, सभ्यता की झलक हर एक स्वागत के पहलू में और उनके यहाँ so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। लेकिन दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के सामने इन निशानों को दिखाने का मकसद क्या है? सिर्फ इन्हें ही क्यों चुना गया? क्या इसलिए ताकि विश्व को परिवार बताने वाला भारत ये संदेश दे रहा है कि अब वक्त हिंदुस्तान का है? कोणार्क जो है वो एक चक्र है, जो भारत में जो हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति में हम लोग जीवन की निरंतरता पे विश्वास रखते हैं। हमारे यहाँ चक्रीय सर्कुलर मोशन में हम लोग विश्वास रखते हैं। कई जगह पे लीनियर वे में सोचा जाता है, एक सीधी रेखा में जीवन चलता है। हमारे यहाँ हम लोग ये समझते हैं कि एक जीवन एक चक्र है और वो चक्र ही हमारे जीवन का उल्लास भी है, जो प्रसन्नता है भारतीयों में, जो जीवन के प्रति जो एक आशा है, ये दिखाता है। तो ये हम पूरे विश्व को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि ये, क्योंकि ये देखिए विश्व के बहुत महत्वपूर्ण देशों का ये सम्मेलन है, तो उन सभी देशों को भी ये संदेश जाता है कि कैसे हमारा जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो कितना सकारात्मक, कितना उल्लासपूर्ण है, कितना ऊर्जा से भरा हुआ है। तो इस ऊर्जा को दिखाने का प्रयास है। 13वीं सदी के मध्य में कलिंग साम्राज्य के महाराजा नरसिंह देव प्रथम ने ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया। मंदिर में 24 कोणार्क चक्र बनाए गए जो 24 पखवाड़ों का प्रतीक बने। 24 पखवाड़े मतलब एक साल, क्योंकि एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं और एक दिन में 8 पहर होते हैं, तो कोणार्क के सूर्य चक्र में भी 8 भाग दिखते हैं। समय की गति बताते इसी सूर्य चक्र को दिखाकर भारत ने बताया, समय के बहुमूल्य होने का पाठ भारत से सीखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस स्थान पर खड़े होकर दुनिया के सभी नेताओं का अभिवादन किया, स्वागत उनका किया, उस जगह पर आपने देखा होगा कि उन पीछे ये तस्वीर लगी हुई थी। उड़ीसा में कोणार्क में ये सूर्य मंदिर है, जिसके साथ हम इस प्रतीक को समझते हैं। क्या इसका अर्थ है? ये समय का पूरा कैलकुलेशन, पूरा हिसाब किताब इसमें है, सूर्य चक्र में। हाँ जी, इसमें दिन में जो 12 घंटा होता है, इतना सेकंड होता है, सब उधर पता चलता है उधर। अच्छा। और सूर्य के रथ का पहिया। हाँ, सूर्य पीछे का चक्र का पहिया होता है। और जो सूर्य मंदिर में जो सूर्य का पहला किरण पड़ता था, उसी में मंदिर में आज तो टूट गया है। लेकिन ये चक्का का पीछे चक्का का पहिया है उधर, उसी को सिंबल मानता है उसका। भारत मंडपम में जिस गैलरी से होते हुए दुनिया के बड़े बड़े नेता हॉल तक पहुंचे, उस गैलरी में दीवार पर बनाई गई योग मुद्राएं भी भारतीय संस्कृति से विश्व को परिचय कराती रही। भारत मंडपम के कोने कोने में स्वागत का नया दौर नजर आ रहा था। भारतीयता की छटाओं में नहाया हुआ भारत के पुरातन युग का ऐश्वर्य पूरी दुनिया देख रही थी।
देवी दुर्गा की ये प्रतिमा हो, आगे गणेश जी की मूर्ति हो, या फिर पांडवकालीन इतिहास का बखान करते हुए कोई पेंटिंग, आप पूरे भारत मंडपम में जब जाएंगे तो आप ऐसी चीजें देखेंगे जिन्हें देखकर जितने भी हमारे विदेशी मेहमान हैं जो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है, वो रुक कर एक दफा देखते जरूर हैं उस इतिहास को, उस विरासत को, कि जिस गलियारे से होकर सारे वैश्विक नेता प्रधानमंत्री की तरफ जा रहे थे, जिसके आगे फिर G20 की बैठक शुरू होनी थी, वहां पर आपको योग आसन की अलग अलग मुद्राएं भी नजर आती थी और कोणार्क के सूर्य मंदिर का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह भी। दिल्ली के आसमान में खिलते हुए चंद्रमा के साथ भारत आए नेताओं का पहला दिन रात्रि भोज की ओर बढ़ चला था। रात्रि भोज में स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस तस्वीर के सामने खड़े थे जो हमारे गौरवशाली इतिहास की कहानी कहती है। प्रधानमंत्री मेहमानों को बता रहे थे कि नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये विचार की स्वतंत्रता, सामूहिक शासन का प्रतिरूप था। बिहार के नालंदा के विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे जो भारत के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईस्वी में की थी, लेकिन अब ये एक खंडहर बनकर रह चुका है। विश्वविद्यालय में 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थीं, लेकिन बाहरी आक्रमण ने पहले इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया, फिर किताबों में आग लगा दी। ये पीएम मोदी का अपने मेहमानों के सत्कार का तरीका था, तो मेहमान भी उनके हर अंदाज से प्रभावित हो रहे थे। कुछ को पीएम खुद पसंद थे तो कुछ को उनके पहनने का स्टाइल। खादी के स्टॉल पे हमारे विदेशी मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ है और खादी उत्पादों को खरीद रहे हैं। विशेष तौर पर मोदी जैकेट को लेकर विशेष आकर्षण है। अच्छा, G20 के दौरान मोदी जैकेट को लेकर विशेष आकर्षण है। दिस इज फ्रॉम असम। Yes. Have they told you about this jacket? They told me that Mr. Modi, Prime Minister Modi. Right. He wore this. I heard that. Yeah, so beautiful and beautiful. So you've already bought that. Where are you from? They gave me a gift. Oh, they gave it. Yeah, I'm from Arizona, USA. Yeah. You're from USA. Mm-hmm. And they've told you about this jacket? No. No. Please tell me. No. The Prime Minister wears the same. Really? What an honor. So, if I wear this and this, I can be like our Prime Minister. You've come from Ukraine? Yes. And do you know what this jacket is called? It's Modi jacket. Narendra Modi. Narendra Modi's jacket. Yes. It's the same style. Are you planning to buy it? Yeah, I would love to. Yes. I like, to be like smart and look like smart like Prime Minister Modi. He's amazing. He's a great politician. कई बार आधुनिकता की नहरें इतिहास के झरनों से भी निकला करती हैं। ये वही लम्हा था जब दुनिया के दिग्गज भारत की सांस्कृतिक जड़ों में भारत की तरक्की की तस्वीर देख रहे थे। इस सम्मेलन के दौरान हजारों साल का इतिहास भी जीवंत हो उठा था और अपने नए भविष्य के इंतजार में खड़े दुनिया के नेता भारत की सोच को सलाम कर रहे थे। करने की घोषणा करता हूं। G20 के अलग अलग देशों के ध्वज के बीच ये अफ्रीकन यूनियन का ध्वज, जो कि अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या G20 अब G21 कहलाएगा, ये सवाल तो आगे की बात है, लेकिन अफ्रीकी देशों के दिलों में किस तरीके से भारत ने अपनी जगह बना ली है इस कदम के साथ, वो समझना भारत की कूटनीति को और उसके महत्व को सही मायने में समझना होगा। जिस विश्व गुरु की बात लगातार हो रही थी, G20 सम्मेलन में उस विश्व गुरु का दम दुनिया ने देख लिया। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं।
भारत को इस समिट में सबसे बड़ी उपलब्धि तब हासिल हुई जब G20 में अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता मिल गई, और वो भी भारत की पहल पर। 55 अफ्रीकी देशों के इस संगठन को सदस्यता चीन भी दिलाना चाहता था, लेकिन सफलता भारत को मिली। इस सदस्यता के बाद ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की भारत की महत्वाकांक्षाओं को नई ताकत मिली। ग्लोबल साउथ शब्द पहली बार शीत युद्ध के दौरान विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए इस्तेमाल किया। ग्लोबल साउथ में ऐसे देश शामिल हैं जहां आज 30% जनसंख्या गरीबी रेखा के आसपास है। ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देश कम आय, घनी आबादी, खराब बुनियादी ढांचे से परेशान हैं। ग्लोबल साउथ में अफ्रीका के कुछ देश, लैटिन अमेरिका के कुछ देश, कुछ कैरिबियन और कुछ एशिया के देश शामिल हैं। G20 में अफ्रीकी संघ की सदस्यता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे थे। जून 2023 में मोदी ने G20 नेताओं को पत्र लिखकर अफ्रीकी संघ को समूह में पूर्ण सदस्यता देने की वकालत की। जुलाई में तीसरी G20 शेरपा बैठक में इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से शामिल किया गया। G20 की अध्यक्षता का भारत का साल पूरा हुआ, लेकिन विश्व कूटनीति पर भारत की अमिट छाप हमेशा रहेगी। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।